हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग टैक्स का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, तो टैक्स का हम लोग डायरेक्टली पेपर सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करूँगा मैं, और पूरे पेपर में मैं आपको बताते जाऊँगा कि कैसे कैसे आपको सम्स करने हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम लोग को स्टार्ट करते हैं। Prepare block of assets and compute depreciation as per income tax 2017 and 18 by रोहित engaged in। ठीक है, तो आपको 3 एसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में एडिशन, सोल्ड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ए दिया है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। देखो, पीजीपीपी मैंने नहीं सिखाया है। ठीक है, और ये जो सम है वो पीजीपीपी से मतलब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट है WDV का। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या कॉन्सेप्ट है। सो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें देखो आपको पहली बात तो पता चलना चाहिए कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, हम हमारा नॉर्मल जो अकाउंट्स है, ठीक है, अकाउंट्स के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है कि रेट दिया है आपको मल्टीप्लाई कर दो और फिर एसेट से माइनस कर दो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। वैसा नहीं है, ये आपको इनकम टैक्स की तरफ से निकालना है। ठीक है, इनकम टैक्स की तरफ से आपको कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है वो अलग है, और अकाउंट्स की तरफ से जैसे निकालना है वो अलग है। ठीक है, तो हम लोग को किससे निकालना है, तो हम लोग को इनकम टैक्स की तरफ से निकालना है डेप्रिसिएशन। ओके, तो उसका पहले स्ट्रक्चर देखते कैसे निकालते, उसके बाद में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि ये सब आता है 2 साल में एग्जाम में आया था, इसलिए मैं सिखाऊंगा। ओके, सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे। ओके, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट एंड नंबर यानी कि कितने आपके एसेट्स है। ठीक है, अगर समझो 6 एसेट दिए हैं तो आपके यहाँ पे नंबर आएंगे 6, अगर 2 दिया है तो 2, जैसे हिसाब से आएगा वैसे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आएगा ओपनिंग WDV। ओके, ओपनिंग WDV। ठीक है, फिर आपको आएगा ऐड परचेसेस। ओके, तो यहाँ पे आएगा 180 डेज और मोर, एंड यहाँ पे आएगा लेस देन 180 डेज। ठीक है, उसके बाद में आपको आ जाएगा इसमें इधर अमाउंट आएगा ये 180 डेज और मोर, या लेस देन 180 डे मोर, यहाँ पर आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद में आप निकालोगे सेल्स। ठीक है, कोई भी एसेट अगर आप सेल करते हो तो आपके उसके में आएगा सेल्स। ठीक है, तो ये आप माइनस करोगे यहाँ पे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से निकालना है आपको, इसमें से जो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपने ओपनिंग WDV देखा, ऐड परचेस किया, 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज सेल्स। और ठीक है, अब देखो ये जो अमाउंट आएगा इसमें जो आपका लेस देन 180 डेज वाला एसेट है, लेस देन 180 डेज वाला, ये वाला जो एसेट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप अमाउंट लिखोगे, ठीक है, इसका आपको क्या लेना है, हाफ ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसका आपको क्या लेना है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, जितना परसेंट दिया है उसमें पूरा, और इसमें क्या लेना, हाफ ईयर, मतलब अगर 6% दिया है तो 6/12। ठीक है, हाफ लेना है। इसमें अगर 6% दिया है तो पूरा 6% एक साथ। ठीक है, तो पहले आपको कैसे निकालना है, लेस देन 180 डेज, उसके बाद में जो बच गया वो आपका क्या है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आपको पहले मैं बता देता हूँ 180 डेज और मोर और लेस देन 180 डेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझो अपना स्टार्टिंग चालू होता है 14 से, ठीक है, एंड होता है 31/3 तक। ठीक है, बीच में आता है 3rd अक्टूबर। ओके, अगर एसेट आप यहाँ पे खरीद रहे हो, ठीक है, 14 से लेके 3rd अक्टूबर तक, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा फुल ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 3rd अक्टूबर के बाद खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगेगा हाफ ईयर डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया। 14 से लेके 3rd अक्टूबर तक खरीद रहे हो तो आपको फुल ईयर डेप्रिसिएशन, 3rd अक्टूबर के बाद खरीद रहे हो तो आपको लगेगा हाफ ईयर डेप्रिसिएशन। अगर आपके दिमाग में 3rd अक्टूबर मतलब 3rd अक्टूबर इंक्लूडेड, तो अगर आपने 3rd अक्टूबर को भी खरीदा एसेट तो आपको लगेगा फुल ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करने का ये।
तो 180 डेज और मोर मतलब 3 अक्टूबर से पहले एसेट खरीदा, लेस देन 180 डेज तो 3 अक्टूबर के बाद में एसेट खरीदा। ठीक है, तो अगर ये 180 डेज और लेस है तो पहले उसमें ये जो अमाउंट आएगा इसमें से पहले ये वाला इसका डेप्रिसिएशन निकाल दो, उसके बाद में जो अमाउंट बच गया उसका आपको फुल ईयर डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं सेल वाला, अभी आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें क्या होगा। और अब हम लोग सेल्स का देखते हैं कि आपने एसेट सोल्ड किया। ठीक है, तो 2 टाइप होंगे, ऑल एसेट सोल्ड मतलब आपने पूरे एसेट सोल्ड कर दिए। ठीक है, और एक होगा सम एसेट सोल्ड। ठीक है, तो पूरे एसेट सोल्ड कर दिए या तो आपने थोड़े बहुत एसेट सोल्ड किए। ठीक है, पूरा एसेट सोल्ड कर दिया या तो आधा एसेट सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपका डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। ठीक है, तो अभी देखो 2 टाइप, इसमें भी 2 टाइप होंगे। ओके, तो इधर आएगा अमाउंट, इधर आएगा नंबर, इधर आएगा अमाउंट, इधर आएगा नंबर। ठीक है, तो पहले तो आप निकालोगे ओपनिंग WDV। ठीक है, फिर ऐड परचेसेस, इसमें क्या आएगा 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगा इसमें से आप निकालोगे सेल्स, और फिर लास्ट में जो आपका अमाउंट आएगा ये आपका हो गया एसेट वैल्यू। ठीक है, तो एसेट वैल्यू पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया था। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया था, मैंने अभी पहले बताया इसको। तो अभी देखो आपने ऑल एसेट सोल्ड किए, तो लेट्स से आपके पास 6 एसेट है। ठीक है, समझो 6 मशीनरी है आपके पास। ओके, 6 मशीनरी की WDV आपके पास है। ठीक है, आपने एक और खरीदी 180 डेज और मोर, और एक और खरीदी लेस देन 180 डेज और मोर, तो आपके कितने एसेट हो गए 8। ठीक है, और यहाँ पर आप आटो के आटो सेल कर रहे हो। हाँ, ओके, अब समझो ये 10 लाख के 8 एसेट मिला के आपका 10 लाख होता है। ठीक है, ओके, और आप बेच रहे हो 12 लाख में पूरा एसेट। ठीक है, ऑल एसेट सोल्ड मतलब आटो के आटो एसेट आप 12 लाख में सोल्ड कर रहे हो, तो आपको 2 लाख का क्या होगा, गेन होगा। राइट, 10 लाख के एसेट है, आप 12 लाख में बेच रहे हो तो आपको गेन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ओके, समझ में आ गया, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा क्योंकि आपका 10 लाख का एसेट था, आपने पूरे एसेट बेच दिए, तो 12 लाख में आपने पूरे एसेट बेच दिए, तो आपको क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, अब समझो सेम टू सेम मेथड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख का एसेट है। ठीक है, 8 एसेट है आपके पास, आपने आटो बेच दिए लेकिन आपने 8 लाख पे बेचे। ठीक है, आटो मिला के आपने 8 लाख पे बेचे, तो आपको कितना होगा, 2 लाख का नुकसान होगा। ओके, तो इस 2 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ओके, समझ में आ गया। तो ऑल एसेट सोल्ड में क्या हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सम एसेट सोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले में तो आपको लॉजिक लग जाएगा क्योंकि आपका पूरे के पूरे एसेट सोल्ड हो गए, तो आपको डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें जब सम एसेट सोल्ड है तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस में डेप्रिसिएशन आएगा और किस में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स से सेम है, यहाँ पे रखते हैं। समझो यहाँ पे 5 एसेट है। ठीक है, और आपने एक एसेट खरीदा, यहाँ पे 180 डेज में नहीं खरीदा। ओके, तो आपके पास कितने एसेट बच गए, 6। ठीक है, और सम एसेट सोल्ड करते हो, आप कितने एसेट सोल्ड करते हो, 3। ठीक है, तो आपके पास बचे कितने एसेट, 3 बचे। ठीक है, अब अमाउंट लेते हैं, यही सेम अमाउंट लेता हूँ मैं। ठीक है, आप देखो 10 लाख के एसेट थे आपके। ठीक है, पूरे मिला के, और आपने ये अमाउंट चेंज करके मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास बचा कितना अमाउंट, 5 लाख बचा। ठीक है, तो ये 5 लाख पे आपके कितने एसेट बच गए, 3। राइट, तो इस अमाउंट पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि आपके पास एसेट्स भी है और आपके पास अमाउंट भी है। ठीक है, तो उस एसेट का अमाउंट है तो क्या लगेगा आपको, डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो सम एसेट सोल्ड में समझ में आ गया। अगर सम एसेट सोल्ड में आपको पॉजिटिव फिगर आई, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा आपको, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं सेम टू सेम। 5 ये हो गया, 6 इधर 1 हो गया, और आप 3 एसेट सोल्ड करते हो। ठीक है, आपको 10 लाख के एसेट है। ओके, आप 12 लाख में बेचते हो। ठीक है, तो आपको 2 लाख का क्या हो गया, शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन्स। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे कितने एसेट बचे? 3 बचे, राइट। लेकिन इस अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे, डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे, समझ में आ गया। तो इसमें आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे क्योंकि आपके 10 लाख के 6 एसेट थे, आपने 12 लाख में 3 एसेट, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, आपको उसमें कोई डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपके पास एसेट की कोई वैल्यू नहीं है, आपको प्रॉफिट हो गया 3 ही एसेट में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इनकम टैक्स में निकालते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में होता तो अकाउंट्स में हम लोग डायरेक्टली निकालते, लेकिन इनकम टैक्स में अगर आप सेल करो तो इस तरीके से करोगे। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा प्रॉपरली। इतना समझा, अब इसको आप शॉर्ट में आपको याद रखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखोगे आप। एसेट सोल्ड, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, एक तो या तो ऑल एसेट सोल्ड करोगे, राइट, जो अभी हमने देखा, और एक क्या करने वाले हो आप, सम एसेट सोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो, एक में आता है पॉजिटिव बैलेंस, एक में आता है नेगेटिव बैलेंस, एक में आता है पॉजिटिव बैलेंस, एक में आता है नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसमें आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, पॉजिटिव आया तो इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन, और इसमें आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का, जब सेल करेंगे एसेट तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन आएगा, किस में डेप्रिसिएशन आएगा। देखो, अगर आप फुल एसेट सोल्ड करते हो, दोनों एसेट मतलब ऑल एसेट सोल्ड करते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा या तो गेन होगा। सम एसेट में या तो आप पॉजिटिव बैलेंस आया तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, नेगेटिव आया तो आपको क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी तरीके से हम लोग हमारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट है और प्लस पास्ट पेपर्स में भी बहुत सारा आया है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कभी नहीं बोलूंगा कि इस चीज को आप स्किप कर दो। ठीक है, ये इजी है तो इसलिए आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड कंप्यूट डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 एसेट्स है, लैपटॉप, फर्नीचर और मशीन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, लैपटॉप से। ओके, तो इसका डेप्रिसिएशन निकालना है, अमाउंट और नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एसेट दिया है या नंबर्स नहीं दिया है, वो कितने एसेट है, तो ये नंबर का कोई कॉलम का लेना देना नहीं है, बट स्टिल मैं बना रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर याद रह जाए। ठीक है, तो पहले क्या है, ओपनिंग WDV, राइट। तो लैपटॉप का ओपनिंग WDV कितना है, 4 लाख। ठीक है, ठीक है, प्लस एडिशंस, ऐड परचेसेस क्या आएगा, 180 डेज और मोर एंड लेस देन 180 डेज। ठीक है, समझ में। अब देखो एडिशंस कितना दिया है, लैपटॉप 4 लाख। ठीक है, अब देखो परचेस कितना है, 29,917। ओके, और इंस्टॉल कितना है, 110,17। ठीक है, तो ये 3 अक्टूबर से पहले, राइट, 3 अक्टूबर से पहले मतलब वो 180 डेज और मोर में जाएगा। ओके, अब याद रखना आपको 2 डेट दिए, एक क्या दिए, परचेस की डेट दिए, एक का इंस्टॉलेशन डेट दिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन मतलब ये इस दिन रेडी हो गया यूज करने के लिए, राइट। तो हमेशा याद रखना कभी भी आप डेट देखो तो रेडी टू यूज देखना। ठीक है, अगर आपको 2 डेट दी, समझो अगर एक ही डेट दी होती 29,917 तो आप ये समझ जाते 4 लाख है। लेट से 2 डेट दिया और ये डेट अगर 4 अक्टूबर होती, राइट, तो आपका जो रेडी टू यूज है वो 4 अक्टूबर रहती। ठीक है, तो हमेशा आप रेडी टू यूज देखोगे क्योंकि किस दिन से आपका एसेट क्या बोलते हैं इस्तेमाल करने लगे उस दिन से आपका डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, आप एसेट लेके आके घर पे तो रखे हो बट आपको यूज ही नहीं कर रहे हो तो वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको रेडी टू यूज दिया है, इसमें क्या दिया, इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये क्या, इस दिन रेडी टू यूज हो गया, राइट, इस दिन ये क्या बोलते हैं रेडी हो गया यूज करने के लिए। तो ये क्या है, ये 1 अक्टूबर है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 लाख लिखा। लेकिन अगर ये 4 अक्टूबर होता, 3 अक्टूबर से ज्यादा होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये रेलेवेंट ही नहीं होता, फिर परचेज वाला डेट ही रेलेवेंट नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। तो 4 लाख ये हो गया। ओके, अभी आगे करते हैं, हो गया तो अभी इसका टोटल मारो, ये हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, लेस सेल्स यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो सेल्स आपका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना आएगा, 8 लाख। ओके, समझ में आ गया। अब देखो इस 8 लाख में आपका कोई भी डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं लेस देन 180 डेज का कोई एसेट नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा क्या बोलते हैं आपका
मोर देन 180 डेज है तो इसमें क्या लगेगा आपको फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एसेट होता तो इसमें पहले आप वो इस वैल्यू का आप पहले निकालते थे हाफ ईयर डेप्रिसिएशन, इसमें जो बच जाता वो फिर उसके बाद में फुल ईयर लेते। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है तो 8 लाख का आप क्या रखोगे, डेप्रिसिएशन निकालो। 8 लाख डेप्रिसिएशन रेट दिया हो आपको, कितना दिया है 60%, तो 8 लाख इंटू 60% आप इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आएगा 4,80,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग ने किसका किया, लैपटॉप का किया। अभी हम लोग करेंगे फर्नीचर और मशीन का। अभी हम लोग का हो गया लैपटॉप हो गया, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्नीचर और मशीन का। ठीक है, सो फर्नीचर का ओके, सो फर्नीचर का आपका WDV क्या है, सेम आप करोगे। यहाँ पे फर्नीचर मैं बाजू में लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फर्नीचर ताकि मैं मशीन भी एक साथ कर पाऊँ। फर्नीचर आपका ओपनिंग WDV कितना है, 6 लाख रुपया। ठीक है, फिर आपका एडिशंस क्या है, कुछ नहीं एडिशन, तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं आपके एडिशंस परचेसेस 180 डेज और मोर 0, ये 0, तो आपका कितना आएगा 6 लाख रुपीज़। ठीक है, लेस सेल्स। अब देखो सेल कितना किया, पार्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब लेट से अगर 2 फर्नीचर है या फिर 1 फर्नीचर है। ठीक है, 1 फर्नीचर का आधा पार्ट उसने सेल किया। ठीक है, ये अजम्पशन है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, तो 1 सेल किया उसने और 1 रहने दिया। लेट्स अजम पार्ट बोला है ना, तो मतलब पूरा फर्नीचर तो सेल नहीं किया है, आधा सेल किया है। तो कितने में सेल किया उसने, 8 लाख पे। ठीक है, तो 8 लाख पे सेल किया, तो इसका कितना हो गया 2 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, एसेट तो आता ही होगा क्योंकि पार्ट है, पार्ट मतलब पूरा एसेट नहीं सोल गया, थोड़ा एसेट तो बचा रहेगा। तो इधर क्या आएगा, 1 एसेट रहेगा, 2 एसेट रहेगा, जो भी अजम्पशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं इसलिए कुछ हम लोग कर नहीं सकते, बट अज्यूम करते 2 एसेट थे, 2 एसेट में उसने 1 एसेट कितने में बेच दिया, 8 लाख रुपए में। ठीक है, तो इसका 1 लाख 1 एसेट बच गया, तो इस पे हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सम एसेट सोल्ड है। सम एसेट सोल्ड में कौन सा वाला है, सेकेंड वाला है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। ठीक है, उसमें क्या था, एक तो था हमारा पॉजिटिव बैलेंस, एक था नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव में क्या लिखता था, डेप्रिसिएशन, नेगेटिव में क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं मशीनरी का। ठीक है, मशीनरी का ओपनिंग WDV कितना है, 10 लाख। ठीक है, फिर इसमें आप करोगे ऐड परचेसेस। ओके, फिर आप लेस करोगे सेल्स। ओके, सेल्स कितना दिया है, इसमें ऐड परचेसेस कुछ नहीं है, तो ये 10 लाख यहाँ पे आ जाएगा। सेल का अपना कितना है, 9 लाख। ठीक है, तो आपका कितना बच गया, 1 लाख। ओके, तो ये 1 लाख क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ओके, अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ मशीन लिखा है, पार्ट ऑफ मशीनरी नहीं लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट ऑफ मशीनरी लिखा था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। तो मतलब हम लोग ये क्या समझा, सम एसेट सोल्ड वाला मेथड है, राइट, सम एसेट सोल्ड है। इसमें क्या है, पूरा मशीन सोल्ड कर दिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ मशीन लिखता है तो अज्यूम्ड है कि पूरा मशीन सोल्ड किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ये ऑल एसेट सोल्ड में कौन सा फिगर है, पॉजिटिव फिगर, तो वो क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यहाँ पे आपको नोट लिखना पड़ेगा, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल मशीनरी इज सोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा सम हो जाता है। इसमें क्या बोलते हैं, 2019 में भी सेम पेपर आया, मतलब सेम क्या क्वेश्चन सेम नहीं आया, बट ये मेथड आया। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ में आ गया। PGBP मैंने इसलिए नहीं सिखाया था कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो इस तरीके से ये ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड है। ठीक है, अभी हम लोग आगे करेंगे इसका B वाला, कंप्यूट द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर 2017-18। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं टैक्सेबल इनकम क्या है। ठीक है, ओके, तो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑन सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी बाय कैश। ठीक है, तो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी बाय कैश, तो ये 5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर टैक्सेबल अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो 5 लाख आपको गिफ्ट मिला है, मैरिज के लिए मिला है।
ठीक है, लेकिन एनिवर्सरी के मिला है, ठीक है। मैरिज के लिए अगर आपको मिला होता ना तो ये 5 लाख हो या 25 लाख हो आपको डिडक्शन मिल जाता, मतलब फिर ये क्या बोलते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये मैरिज एनिवर्सरी है तो आपको ये 5 लाख क्या बोलेंगे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आप इफोस जब पढ़ोगे, मैंने नोट्स डाले हुए, प्लीज उसको रेफर कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा ये 5 लाख क्यों टैक्सेबल हुआ। गिफ्ट अगर आपको मैरिज में मिल रहा है, ठीक है, तो आपको कोई वो क्या बोलते हैं अमाउंट क्या बोलते हैं टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन आपको मैरिज एनिवर्सरी में मिला है तो ये क्या बोलते हैं अमाउंट आपको क्या मिलेगा टैक्सेबल होगा, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिविडेंड आपको 4 लाख रुपया टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, इन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तो ये क्या है 2.5 लाख रुपया आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ एसबीआई कितना है 20,000, ठीक है, 20,000 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो आपका टैक्सेबल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितना होगा, टोटल मारो इसको 5 लाख प्लस 4 लाख 9 लाख, 9 लाख प्लस 2.5 लाख 11,50,000 प्लस 11,70,000, राइट। इसमें से आप माइनस क्या करोगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80TTA, ठीक है। 80TTA क्या बोल रहा था, मेरा इफोस का जब लेक्चर देखोगे उसमें लास्ट वाले 2 डिडक्शन है 80TTA और 80TTB, ठीक है। वो 80TTA किसके लिए था, सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर जूनियर के लिए, ठीक है, और एक था सीनियर के लिए, ठीक है। तो जूनियर को आपको कितना डिडक्शन मिलता है 10,000 रुपीज, तो आपको डिडक्शन अंडर 80TTA कितना मिलेगा 10,000 डिडक्शन मिलेगा। तो आपका ग्रॉस और आपका नेट टोटल इनकम कितना हो जाए, नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा 11,60,000। समझ में आ गया। तो ये डिडक्शन आपको मिलेगा, आप जब डिडक्शन चैप्टर का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका क्या करना है, हमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी, मतलब इस अमाउंट पे उसको कितना टैक्स भरना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे का सम करते हैं। अब देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मैंने आपको नहीं सिखाया है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे टैक्स कंप्यूट करना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है आपको कॉलम्स वो देख लो पहले। पर्टिकुलर्स सटक जी अंडर सेक्शन 111A, ठीक है, लटक जी अंडर सेक्शन 112A, ठीक है। फिर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, फिर आएगा आपको विनिंग्स, एंड फिर उसके बाद में आपको आएगा बैलेंस, ओके। अब ये मैंने कॉलम्स क्यों बनाए, क्योंकि इसके अलग अलग परसेंटेज है टैक्सेशन के, ठीक है। तो अभी देखो इसका टैक्स रेट क्या क्या है, ओके। ये देखो सटक जी आपको पता है 15% है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था वीडियोस में भी, ओके। उसके बाद में ये क्या है लटक जी 10% आफ्टर एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख, ये शेयर्स वाला था जो आपको याद है, शेयर्स वाले में हम लोग 15% और 10% है। लटक जी आपको 20% टैक्स होता है, ठीक है। विनिंग्स में आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, और बैलेंस में आपको क्या बोलते हैं टैक्स रेट, स्लैब रेट, जो भी स्लैब रेट होगा उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए आपको ये अलग अलग कॉलम बनाना है। सटक जी अंडर सेक्शन 112 है 15%, लटक जी 10% आफ्टर एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख, लटक जी बाकी जो भी लटक जी आएंगे मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो 20%, विनिंग्स में 30%, और बैलेंस में आपको क्या लगेगा स्लैब रेट लगेगा, ठीक है। तो अभी देखो हमारा पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आया, तो वो इन चारों में नहीं आएगा, राइट। तो वो किस में आएगा, लास्ट में आएगा, कितना आएगा 11,60,000, राइट। तो 11,60,000 माइनस आपको क्या मिलेगा बेसिक एग्जेम्पशन, ठीक है। तो आपका बेसिक एग्जेम्पशन कितना है 2,50,000, ठीक है। तो उसके बाद में बेसिक एग्जेम्पशन मिल गया आपको। अब आप इसका कैलकुलेशन करो टैक्स रेट का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं टैक्सेबल इनकम कितना होगा, बेसिक टैक्स, ओके। तो टोटल इनकम कितनी है आपकी 11,60,000, राइट। उसमें से आपको स्लैब रेट क्या है अप टू 2,50,000 आपको एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है, 0%, ओके। फिर 2,50,000 से लेके
5 लाख तक आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा, 5%, राइट। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपको देना है 20%, एंड 10 लाख से लेके अबाव 10 लाख एंड अबाव आपको कितना स्लैब रेट आएगा, 30%, राइट। ये किसके लिए, एज 60 ईयर्स एंड लेस के लिए, ठीक है, एज 60 ईयर्स एंड लेस, ओके। तो अभी हम लोग आगे करते हैं। तो 2.5 लाख तो अपने को जीरो आ जाएगा, ठीक है। 2,50,000 से 5 लाख तक आपको कितना परसेंट लगेगा, 2,50,000 से 5 लाख तक आपको कितना लगेगा, 5%। तो 2.5 लाख पे आपको लगेगा 5%, कितना लगेगा, 12,500, ठीक है। फिर 5 लाख से 10,000, मतलब 5 लाख पे आपको कितना लगेगा, 20%, तो कितना लगेगा, 1 लाख रुपया, ठीक है। और उसके बाद में 10 लाख के अबाव, 10 लाख के अबाव कितना है, 1,60,000, राइट। 10 लाख के अबाव 1,60,000 है, तो 1,60,000 पे आपको कितना लगेगा, 30%, तो वो कितना हो जाएगा, 48,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो टोटल मारो 1,48,000 प्लस 12,500, तो ये हो जाएगा 1,60,500, ओके। तो आपका ये हो गया टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो 1,60,500 आपका क्या हो गया, बेसिक टैक्स। इसमें आप क्या ऐड करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो भी बेसिक टैक्स आएगा उसमें आपको क्या ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो इसका आप करोगे 4%, तो आपको आएगा 6,420। तो टोटल आप टैक्स कितना भर रहे हो, 1,60,500 पे 1,66,920, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप स्लैब रेट निकाल के इस तरीके से कर लो, या तो इसी में आपको अगर करना है आगे का कि बेसिक टैक्स, फिर यहाँ पे लिखो बेसिक टैक्स कितना होगा, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पे लिखो 6,420 और टोटल यहाँ पे लिखो 1,66,920, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन किया है ये आप कर सकते हो वर्किंग नोट 1, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, मैंने जिस तरीके से किया उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। आपको एट द एंड क्या चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी चाहिए, तो टैक्स लाइबिलिटी आपको आ गई, ठीक है, 1,66,920। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग आगे का सम करते हैं। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ठीक है। ये भी एक सम क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, जो मैंने आपको नहीं सीखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा नहीं क्या क्या आता है, आप नोट्स देख लेना, बट इसका स्ट्रक्चर कैसे वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आपका यहाँ पे आएगा अमाउंट, ओके, यहाँ पर आएगा अमाउंट, 2 अमाउंट लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी, और यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। पहला आएगा नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में P&L अकाउंट दिया रहेगा, उसके बाद में आपको एडजस्टमेंट्स दिए रहेगी। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, पहले तो नेट प्रॉफिट लिख दो, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना आपका 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में ऐड करो, नेट प्रॉफिट लिख दिया, इसके बाद में आप ऐड करोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप ऐड करोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, फिर आप लेस करोगे नॉन बिजनेस इनकम, लेस कर दिया। उसके बाद में आप लेस वापस करोगे अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, एंड फिर आप ऐड करोगे अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, ठीक है। अब आपको इन चारों चीज़ों के लिए कहाँ देखना है, ठीक है। ये आप देखोगे P&L डेबिट साइड में, ठीक है। P&L डेबिट साइड में जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लिखोगे। नॉन बिजनेस इनकम जो P&L आपके क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस आप देखोगे एडजस्टमेंट्स में, और ये भी सेम अनरिकॉर्डेड है, तो आप इसमें केस में देखोगे एडजस्टमेंट्स में देखोगे, ठीक है। तो आप पहले P&L में देखो, फिर P&L क्रेडिट में देखो, फिर एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में आपको पूरा सम सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम लोग पूरा सम सॉल्व करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टू ओपनिंग स्टॉक, ओके, टू परचेसेस, ठीक है। आप देखो नीचे देख लेना, नीचे आपको दिया है परचेसेस इंक्लूड 1,60,000 पेड फॉर कैश परचेसेस, तो आपको कैश परचेसेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप डिसअलाउड एक्सपेंस करोगे कितना 1,60,000, तो 1,60,000 आपको क्या हो जाएगा, कैश परचेस क्या बोलते हैं डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सैलरीज। सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है। सैलरीज इंक्लूड बोनस ड्यू बट नॉट पेड,
ठीक है। तो बोनस ड्यू किया है बट बोनस नॉट पेड है, तो हमेशा याद रखना बोनस अगर पेड होगा तो ही आपको वो एक्सपेंस अलाउड है, वरना आपको अलाउड नहीं है। आप ये सब कहाँ देखोगे, मैंने नोट्स डाला हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, वहाँ आपको मिल जाएगा कैसे आपको ये सम सॉल्व, ये सब क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट कैसे आएंगे। ठीक है, तो बोनस ड्यू एंड नॉट पेड कितना आएगा 33,000। ठीक है, फिर टू बैड डेट्स, टू RDD, टू इंश्योरेंस, टू कन्वेयंस, ये सब आपको मिलते रहेगा। ठीक है, ये आपको क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस अलाउड है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं दी है और इस पर आपको कोई बड़ी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ये आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आपको अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल आपको अलाउड नहीं है एक्सपेंस की तरफ से। ठीक है, तो आपको 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद में टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, अब देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवांस इनकम टैक्स ऑफ 20,000 एंड ₹1,000 फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस ओके 20,000 रुपया आपको एडवांस इनकम टैक्स भरा है और 1,000 रुपया आपको लॉटरी टिकट है, तो 21,000 रुपया आपको डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप जब मेरा लास्ट पेपर क्या बोलते हैं, आप मेरा जब नोट्स देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनकम टैक्स और लॉटरी टिकट आपने क्यों एक्सपेंसिव क्या बोलते हैं अलाउड नहीं किया। इनकम टैक्स तो आपको क्या बोलते हैं एक्सपेंस अलाउड नहीं मिलता है। ठीक है, और जो आपको 1,000 लॉटरी टिकट है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो जो बिजनेस पर्पस के लिए एक्सपेंस नहीं होते वो आपको अलाउड नहीं होते। ठीक है, एक्सपेंस डिडक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। अब GST देखो, GST इंक्लूड 1,000 फॉर पेनल्टी एंड 3,000 फॉर अनपेड। तो GST जो है आपका GST है, उसमें 1,000 तो आपका पेनल्टी है, तो पेनल्टी आप GST क्या बोलते हैं आप एक्सपेंस की तरह से अलाउड नहीं कर सकते, और 3,000 क्या है आपका अनपेड GST। तो हमेशा याद रखना टैक्स आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, वो भी GST। आप अगर पे नहीं करते हो तो आपको एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। ठीक है, 4,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा GST का। ठीक है, उसके बाद में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो याद रखना डिप्रिसिएशन ये एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है, आपको क्या बोलते हैं एज पर इनकम टैक्स नहीं है, तो ये आपको एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस ये हो गया। ओके, तो ये पूरे अपने डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गए। ये हम लोग ने कहाँ से निकाले, P&L डेबिट साइड से निकाले। ठीक है, आपको मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं पढ़ाया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे कैसे निकाला है। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो आपको नोट्स प्रेफर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, पहले पूरा नोट्स देख लो तब आपको समझ में आएगा कि कैश परचेजेस क्यों माइनस किया है, बोनस क्यों माइनस किया है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने देखा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका टोटल मारेंगे 1,60,000 प्लस 33,000 प्लस 50,000 प्लस 21,000 प्लस 4,000 प्लस 60,000। ठीक है, तो आपको आंसर आएगा 3,28,000। ठीक है, तो ये आपका क्या है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग नॉन बिजनेस इनकम। ठीक है, इसमें आपको लेस करना क्या है नॉन बिजनेस इनकम। ठीक है, ये आप कहाँ से देखोगे P&L के क्रेडिट साइड से। अब देखो बाय सेल से वो बिजनेस इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका बिजनेस इनकम है, तो आपको नॉन बिजनेस इनकम कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे लेस करोगे अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। ओके, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस क्या है, अब क्या करोगे आप अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। आप एडजस्टमेंट में देखो, फर्स्ट एक्सपेंस तो हो गया सन्ड्री एक्सपेंस हम लोग देख लिया। सेकंड क्या है डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर टैक्स, तो डेप्रिसिएशन टैक्स के हिसाब से आपको कितना अलाउड है 50,000, तो ये 50,000 आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप लेस कर रहे हो नॉन बिजनेस इनकम। फिर परचेज हो गया, सैलरी हो गया, GST हो गया। ठीक है, फिर लास्ट जो दो जो है वो डिडक्शन है, क्योंकि आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड है और ये स्कूल फीस पेड है, ये आपको डिडक्शन मिल जाता है, मैंने डिडक्शन चैप्टर में सिखाया भी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में आप क्या करोगे ऐड करोगे अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। ठीक है, तो ये तो आपके क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट्स में नहीं है, तो इतना ही हो जाता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना हो जाता है 1 लाख प्लस 3,28,000 आपका हो जाएगा 4,28,000, 3,28,000, 1 लाख प्लस 3,28,000
-50,000, आपका आंसर आएगा 3,78,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आगे करना है, 2 डिडक्शंस भी है। तो आपको क्या आया था, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको कितना आया था, 3,78,000, राइट। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, डिडक्शंस। ओके, तो फर्स्ट डिडक्शन क्या है आपको, मिस्टर केदार हु इज फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विथ 65% डिसेबिलिटी। ठीक है, तो आप जब डिडक्शन में जाओगे तो आपको डिसेबिलिटी वाला मैंने एक डिडक्शन करवाया। तो डिडक्शन के अंदर आप जब जाओगे तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U में देखना, अंडर सेक्शन 80U आपको वहां पे मिल जाएगा फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी में। मैंने आपको बताया था कि अगर 40% से ज्यादा और 80% तक हो तो आपको कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा, 75,000 रुपीज। ठीक है, क्या बोला था, फ्लैट मिलेगा, फ्लैट मतलब इसमें आपने उसने कितना भी पे किया होता उससे कोई लेना देना नहीं होता, हम पूरा का पूरा 75,000 माइनस करते। ठीक है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। ठीक है, उसके बाद में स्कूल फीस पेड फॉर चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 80C में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4,000 रुपीज आपको ट्यूशन फीस की तरफ से डिडक्शन मिलता है। ओके, तो आपका नेट टोटल इनकम कितना होगा, 3,78,000 माइनस 79,000 तो आपका टोटल इनकम क्या होगा, 2,99,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें अगर आपको कंप्यूटेशन पूछता टैक्स लायबिलिटी का तो इसमें 2.5 लाख तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाता और 49,000 पे आपको 5% देना पड़ता टैक्स, तो जितना भी होता वो आपको टैक्स देना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा सम बिजनेस एंड प्रोफेशन का। ओके, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर आपको नहीं समझा हो तो ट्राई करना कि आप स्किप कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आता लास्ट डे और आप पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत बड़ा भी है, तो आपको नहीं समझे तो उसको छोड़ दो, चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही चैप्टर है, उसके बदले आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप कैपिटल गेन्स या फिर हाउस प्रॉपर्टी भी कर लो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या सैलरी, 4 चैप्टर है, उसमें से अगर इसमें ऑप्शन मोस्टली क्या बोलता है हाउस प्रॉपर्टी का ही मिलता है, तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो अगर आपने कभी देखा भी नहीं है तो आपको समझेगा भी नहीं। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको नहीं समझता है तो ज्यादा जोर मत लेना, आप हाउस प्रॉपर्टी कर लेना। ठीक है, अगर आपको आता हो तो ठीक है। अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें देखो फ्लैट 1 इज ऑक्यूपाइड बाय हिम, मतलब क्या है, वो SOP है, और फ्लैट 2 and 3 आर लेट आउट। ठीक है, बाकी सब आपको डिटेल्स दी हुई है और उस तरीके से आपको पूछा है कि कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, पहले क्या SOP है, फिर क्या LOP और फिर क्या LOP। ठीक है, ये LOP 1 लेते हैं, ये LOP 2 लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फ्लैट नंबर 2, 3 दिया हुआ है तो इसको 2 लेंगे, ये 3 लेंगे और ये फ्लैट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, अभी देखो पहले आपको पैटर्न तो पता ही है, गाँव आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, राइट, म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, फिर आपको आएगा नाव, फिर लेस करोगे आप क्या, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, राइट, तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड एट द रेट ऑफ 30%, एंड आपको आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपको आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, पहले हम लोग को गाँव फाइंड करना है, राइट, तो पहले हम लोग गाँव फाइंड करते हैं, उसके बाद में हम लोग ये कंप्यूट करते हैं। ओके, सो गाँव कंप्यूट करना है, राइट, तो गाँव कंप्यूट करने के लिए पहले आपको क्या है, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, राइट, फिर क्या आएगा, विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एंड देन फिर क्या आएगा, ये जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, और फिर आपको क्या है, एनुअल रेंट जो मिला वो, राइट, तो एनुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो आपको मिल जाएगा गाँव। ठीक है, तो SOP तो आपको देखना ही नहीं है, SOP तो सब 0 ही है। ठीक है, यहाँ तक आपका 0, गाँव तो आता ही नहीं है उसमें। अब देखो नाव, सॉरी
LOP देखो, ठीक है। LOP का म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है 3,20,000 फर्स्ट LOP का, तो 3,20,000 राइट। उसके बाद में थर्ड LOP का फ्लैट नंबर 3 का कितना दिया है 4,50,000 राइट। उसके बाद में फेयर रेंट देखो, फेयर रेंट दिया है 3,60,000 और यहाँ पे दिया है 5 लाख। ओके, तो यहाँ पे विच एवर इज हायर, ये ऊपर वाला आ रहे हो तो इसमें से जो भी हायर है वो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो 3,60,000 यहाँ पे आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा 5 लाख राइट। उसके बाद में स्टैंडर्ड रेंट देखो, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 3,50,000 एंड 4,90,000। ओके, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा आपको, विच एवर इज लोअर, तो इन दोनों में से कौन सा लोअर है, स्टैंडर्ड रेंट है, तो 3,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, 4,90,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके ठीक है। अब एनुअल रेंट, एनुअल रेंट देखो 24,000 फ्लैट नंबर 2 का देखते पहले, फ्लैट 2 उसमें वैकेंसी है इसलिए 24,000 आपको एनुअल रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो वैकेंसी का क्या था हम लोग का, एनुअल रेंट प्लस वैकेंसी इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ER देन GAV इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड राइट, रेंट रिसीव्ड एंड इफ इट इज लेस देन ER देन GAV इज इक्वल टू ER राइट, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर देन ER है या लेस देन ER है, ठीक है। तो अभी हम लोग चालू करते हैं। एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट क्या मिला आपको 24,000 मिला, ठीक है। 24,000 कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए राइट, क्योंकि 2 महीने आपको क्या है वैकेंसी है। ओके, फिर 24,000 1 महीने का और 2 महीने का वैकेंसी, तो 48,000, तो 2,40,000 प्लस 48,000 आपको कितना आएगा 2,48,000, ठीक है। इज इट मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, नो, तो इज इट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, यस, तो देयरफॉर GAV इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। तो सेकेंड का क्या आएगा, GAV इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट 3,50,000, यहाँ पे लिखोगे 2,40,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो GAV क्या है फ्लैट नंबर 2 का 3,50,000। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे देखना थर्ड का आपका कितना है रेंट 40,000 राइट, तो फ्लैट नंबर 3 का हम लोग देखते हैं, फ्लैट नंबर 3 का है 40,000, तो 12 महीने आप करोगे तो कितना आएगा 4,80,000, ठीक है। फिर पीछे देखो, पीछे आपको क्या दिया हुआ है, अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना मिला आपको 40,000 और मिला, तो 40,000 यहाँ पे मिला, तो एक्चुअल कितना मिला आपको 5,20,000, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5,20,000 आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ, तो GAV कितना आ जाएगा 5,20,000, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, तो आपको GAV मिल गया। अब आप क्या करोगे, पूरा पैटर्न से सॉल्व करोगे। ओके, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे आएगा 3,50,000 और यहाँ पे आएगा 5,20,000, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ओके। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड क्या है, म्युनिसिपल टैक्सेस देखो पीछे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड क्या है, यहाँ पे आपको 0 है, यहाँ पे तो कोई लेना देना नहीं है। फिर देखो 32,000 फ्लैट नंबर 2 में क्या बोला है 50% वॉज बोर्न बाय टेनेंट, मतलब 50% टेनेंट ने पे किया, लेकिन अपने को उससे लेना देना, अपने को उससे लेना देना किस ओनर ने कितना पे किया, तो ओनर ने सिर्फ 50% पे किया, तो 32,000 का 50% कितना होगा 16,000। और उसके बाद में वेरेज फ्लैट नंबर 3 वॉज फुल्ली पेड बाय मिस्टर अजय ऑन 4/4/18, ठीक है। तो 31/3/18 को क्या था, ये आउटस्टैंडिंग था राइट, तो म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा आउटस्टैंडिंग होगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये माइनस इधर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। याद रखना, डेट भी देखते रहना, डेट आप भूल गए तो आप पूरा क्या पूरा का पूरा 45,000 यहाँ पे डिडक्ट कर दोगे तो आपको पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट क्या थे 4/4/18, वो की थी 31/3 के बाद में थी, ठीक है। तो फिर वो आपको म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा नाउ, ओके, तो 35,000 3,50,000 माइनस 16,000 आपका आ जाएगा 3,34,000 एंड 5,20,000, ठीक है। उसके बाद में लेस क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओके सॉरी आप डिडक्शंस करोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन करोगे एट द रेट ऑफ 30%, तो इसका 30% लो, 3,34,000 इंटू 30%
आपको आएगा 1,02,000, ठीक है। और 5,20,000 का 30% करो, आपको आएगा 1,56,000, ठीक है। उसके बाद में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन आपको माइनस करने मिलेगा, इधर सब में 0 है, ठीक है, यहाँ पे सब में 0 है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर 17-18 कितना दिया है, 2,50,000, 60,000, 2,40,000। पहले तो यहाँ पे तो LOP में तो आपको कितना भी अलाउड है, तो ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2,50,000 दिया है, किसके लिए, SOP के लिए, लेकिन आपको मैक्स कितना अलाउड है, 2 लाख है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख माइनस करने मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 2 लाख माइनस, नेगेटिव में आएगा। फिर ये आप माइनस करो 3,34,000 माइनस 1,02,000 माइनस 60,000, सो 3,34,000 माइनस 1,02,200 माइनस 60,000, आपको आएगा 173,800। और यहाँ पे आप माइनस करो 5,20,000 माइनस 1,56,000, 5,20,000 माइनस 1,56,000 माइनस 2,40,000, तो आपको आएगा 1,24,000, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है, कैपिटल गेन्स वाला समय, ठीक है, इजी समय बहुत, तो हम लोग फटाफट कर लेंगे, ओके। तो आपको कैपिटल गेन्स का स्ट्रक्चर तो पता ही है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस क्या आएगा, ट्रांसफर एक्सपेंस, ओके, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, तो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा, फिर आपको आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, मिस्टर सुनील शेट्टी परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी 30 लाख 10th of October 1999, he constructed first floor, second floor, improved, ठीक है, sold the property on 28/2/2018 for 300 lakhs, ठीक है। तो इन लैक्स नहीं लिख रहे हम लोग, तो 300 लैक्स इंटू करोगे तो आपको कितना आएगा, 3 करोड़, राइट, ओके। तो 3 करोड़ आ गया। उसके बाद में ही पेड ब्रोकरेज ऑफ 1 लाख फॉर द सेल ट्रांजैक्शन, तो 1 लाख आपका क्या हो गया, ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आपको आएगा 2,99 लाख, आपका क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। उसके बाद में फिर अभी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब उसने परचेज कब किया, परचेज ऑन 10th October 1999, कितने का परचेज किया उसने, 30 लाख रुपए का, राइट। लेकिन कब किया, 10th of October 1999, तो ये कितना पहले था, 2001 से पहले था। तो इसमें क्या फॉर्मूला था हमारा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितना दिया है, फेयर वैल्यू ऑन 1/4/2001 वाज 32 लाख, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो विच एवर इज हायर कितना है, 32 लाख, राइट। तो 32 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, इनटू ट्रांसफर अपॉन परचेज, ट्रांसफर का CII कितना दिया है, 272, राइट। और हमेशा याद रखना 2001 में इंडेक्स 100 ही रहता है, ठीक है, हमेशा याद रखना 2001 का इंडेक्स हमेशा 100 रहेगा। और ये आपको उस ऊपर वाले ट्रांसफर का आपको इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, 272, ठीक है, आपको दिया हुआ है। तो आप इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो, 32 लाख इंटू 272 डिवाइड बाय 100, आपको आएगा 87,04,000, राइट। उसके बाद में आपका आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है हम लोग ने, ही कंस्ट्रक्टेड अ फर्स्ट फ्लोर, ये इम्प्रूव किया, ठीक है, 11 लाख रुपया उसने इम्प्रूवमेंट में डाले, कितना CII है, 272 डिवाइड बाय 122, ठीक है, ट्रांसफर अपॉन परचेज, याद रखना हमेशा। फिर आएगा फर्दर इंप्रूवमेंट्स, 16 लाख का किया, इंटू 272 डिवाइड बाय 200, ओके, ट्रांसफर अपॉन परचेज, ट्रांसफर अपॉन इंप्रूवमेंट होगा यहाँ पे। तो इंप्रूव कब किया, 2012-13, उसका CII है 200। अब फिर क्या है, सेकेंड फ्लोर उसने 24 लाख में इंप्रूव किया, ओके, इनटू ट्रांसफर अपॉन परचेज, ट्रांसफर कब किया, 272 में, 272 के इंडेक्स पे, और परचेज इंप्रूवमेंट कब था, 2014, उसका इंडेक्स है 220, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 11 लाख इंटू 272 डिवाइड बाय 122, आपको आएगा 22 लाख
45,000 सॉरी 24,52,414.59 24,52,459, ठीक है। उसके बाद में 16 लाख इंटू 272 डिवाइड बाय 200 आपको आएगा 21,76,000, ओके। और उसके बाद में 24 लाख इंटू 272 डिवाइड बाय 220 तो आपको आएगा 29,67,273, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये सब माइनस कर दो तो 2,99 लाख माइनस 87,04,000 माइनस 24,52,459 माइनस 21,76,000 माइनस 29,67,273 तो आपको आएगा 1,36,268 1,36,268, ठीक है, ओके। मैं शायद कभी कैलकुलेशन में गलत हो जाऊँ, बट मैं नहीं हूँ कैलकुलेशन में गलत, बट फिर भी अगर कभी मैं कोई भी सम में कैलकुलेशन में गलत हो जाऊँ तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। या फिर आप खुद कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता ना वीडियोस को, ठीक है। तो ये आपको आएगा 1,36,268, ओके। अब ये क्या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो ये क्या है, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो 1,36,00,268। फिर नीचे देखो आपको क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी वॉज 50 लाख मेड ऑन 15/3/2018। तो उसने नया एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है। तो आप जब एग्जेम्पशन देखोगे तो आपको सेक्शन 54C में सेक्शन 54 में देखना, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद वो आपको क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, राइट। कितना है इसमें, 50 लाख, राइट। तो 50 लाख आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल कितना होता है, 1,36 लाख 1,36 लाख 268 माइनस 50 लाख, ठीक है। तो आपको टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना आएगा, 86,268, ठीक है। 86,268 ये आपको हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो था उसका। फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, ही ऑल्सो परचेज शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर 5 लाख एंड ब्रोकरेज 5,000। ही पेड शेयर्स एट सोल्ड देम एट 10-17 फॉर 7 लाख, ठीक है। तो अभी हम लोग शेयर्स का करते हैं। फेयर वैल्यू कितना दिया आपको, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिला 7 लाख रुपया, ठीक है। उसमें से आप क्या करोगे, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको कितना है, 6,000 रुपया माइनस करो तो आपको आएगा 6,94,000। ये आप क्या करोगे, नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन याद रखना, 5 लाख रुपया तो दिया है लेकिन ब्रोकरेज भी दिया है। तो ब्रोकरेज हमेशा परचेज में प्राइस में ऐड हो जाता है। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप 5 लाख 5,000 रुपया दोगे ना, आप 5 लाख फिर 5,000 अलग अलग नहीं देते हो, 5 लाख 5,000 एक साथ दोगे तो आपका एक्विजिशन का कॉस्ट कितना होता है, 5 लाख 5,000, ठीक है। इनटू ट्रांसफर है 272 और परचेज क्या है 264, राइट। तो आप करो 5,05,000 इंटू 272 माइनस डिवाइड बाय 264 आपको आएगा 5,20,303, राइट। तो आपका आंसर आएगा माइनस 6,94,000, आपको आएगा 1,73,697। तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। फिर आप जब क्या बोलते टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो, 1,73,000 प्लस 86,28 1,73,697 प्लस 86,268 आपको आएगा 8,87,73,965, ठीक है। तो आप ये ऐसा भी लिख सकते हो और इधर तक भी कर लिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको कैपिटल गेन करना है, ओके। इतना याद रखना, ये कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं ब्रोकरेज को भी दिया, वो भी ऐड होता है। और उसके बाद में ये एग्जेम्पशन माइनस करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद में आगे का हम लोग लास्ट सम करते हैं, बहुत इजी सम है
और उसके बाद में ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट सम करना है हमको, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो मैंने जैसे पैटर्न सिखाया था, पहले क्या इंडियन इनकम आएगा, ठीक है, उसके बाद में आएगा फॉरेन इनकम, बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, राइट, और उसके बाद में क्या आएगा फॉरेन इनकम अदर देन दिस, ठीक है, फॉरेन इनकम अदर देन 2, ठीक है, ये अदर देन 2 वाले का फॉरेन इनकम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेंट फ्रॉम अ फ्लैट इन मुंबई रिसीव्ड इन उनका, तो सोर्स क्या है, मुंबई का सोर्स है, तो वो क्या हो जाएगी, इंडियन इनकम हो जाएगी। तो रेंट फ्रॉम अ फ्लैट इन मुंबई रिसीव्ड इन यूके, मुंबई वाला इधर लिख देता हूं मैं, तो इंडियन इनकम है तो सबको टैक्सेबल हो जाता है, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चाइना कंट्रोल फ्रॉम पुणे। ठीक है, इनकम कहाँ हो रही है, चाइना में हो रही है, लेकिन बिजनेस कहाँ से कंट्रोल है, पुणे में, तो यहाँ पे आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चाइना कंट्रोल्ड इन पुणे। ठीक है, ये किस किस को टैक्सेबल होगी, एक तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट को ये टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन पुणे कंट्रोल फ्रॉम यूके, तो ये तो सेम ही है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फ्रॉम पुणे। ठीक है, सोर्स कहाँ से, पुणे से। ठीक है, बिजनेस का कोई लेना देना, ये सब ये यहाँ पे 3 लाख सबको टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, इंडियन इनकम हो जाती है, राइट। प्रोफेशन पुणे में, पुणे से आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो सोर्स आपका पुणे से। ठीक है, फिर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क रिसीव्ड देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। ठीक है, तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क रिसीव्ड इन इंडिया, तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम न्यूयॉर्क उधर ही रिसीव हुआ, उधर ही क्या बोलते, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क रिसीव्ड देयर। ठीक है, तो उधर ही सोर्स है, उधर ही है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉरेन इनकम। ठीक है, फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल है, इसको टैक्सेबल है, 4 लाख रुपया क्या बोलते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल है। ठीक है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद बैंक इन इंडियन, ये तो सेम इजी है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये आपको कितना मिलेगा, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम, ये हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंग्लैंड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सेम यहाँ पे सोर्सेज कहाँ पे, सोर्स कहाँ पर है, इंडिया का है, तो सॉरी रिसीव कहाँ पर हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, इंडियन इनकम, तो ये 6 लाख 6 लाख 6 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिया है कहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये समझ लेना अज्यूम्ड है बाहर ही रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉरेन इनकम हो जाएगी। फॉरेन इनकम आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे टैक्सेबल है, राइट, तो 7 लाख यहाँ पे टैक्सेबल है, बाकी इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया। ठीक है, तो जो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट होते हैं वो आपको किसी में भी टैक्सेबल नहीं होते, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट हमेशा याद रखना, किसी में भी टैक्सेबल नहीं होते, तो वो किसी को भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो पास्ट वाले, ठीक है, वो इस वाले नहीं है, तो इसलिए नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप ये टोटल मारो और आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा था, ग्रॉस टोटल इनकम, तो ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे मिल जाएगी, 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 6 लाख 2 लाख 4 लाख 7 लाख, ये इधर आएगी, फिर ये टोटल मारो और ये टोटल मारो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था पूरा का पूरा सम, और इतने ही सम में आपका पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पेपर खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमारा पूरा पास्ट पेपर्स खत्म होता है 2018 का। ठीक है, मैंने आंसर्स 2-3 लोगों से पूछ के फिर ये आंसर्स लिखे, मेरे को खुद को डाउट्स होते हैं, क्योंकि टैक्स में आपको 1-2 प्रोविजन, आपको पूरे प्रोविजन याद नहीं रहते, इसलिए मैंने आंसर्स चेक करवा के ये आंसर्स दिए। अगर इसके बाद में भी मैंने कहीं पे गलती की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे या मेरे को क्या बोलते हैं पर्सनल पे आप मैसेज कर लेना कि सौरभ इस पॉइंट पे आपने गलती की है, ये पॉइंट पे आपका नंबर्स गलत है, आपने प्रोविजन गलत लिए, कुछ भी कोई भी छोटी मोटी गलती भी हो प्लीज़ बता देना, तो मैं क्या बोलते हैं पूरे ग्रुप में डाल दूंगा और वो फिर पॉइंट में मिस्टेक ना हो। ठीक है, मैंने आंसर्स चेक तो करवाए, 99% पूरा सही है, 1-आधा% थोड़ा बहुत अगर कहीं पे गलत हो सकता है तो हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पेपर खत्म होता है। और फिर अभी मैं जब पेपर चेक कर रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन भूल गया, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सैलरीज का था वो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। ओके, तो इसमें ईजी है पूरा का पूरा सम। आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें पहले क्या आता है, बेसिक सैलरी, तो 12,000 × 12 हो जाएगा। ओके, तो 12,000 × 2 आपको कितना आएगा,
12 2,40,000, DA कितना है 30% ऑफ बेसिक, तो 30% आपको 2,40,000 का लेना है। हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना है 10,000 पर मंथ, तो टोटल कितना मिलता है 12 लाख। ओके, उसके बाद में आपको डिडक्शन निकालने हैं, ठीक है। 40% ऑफ 40 और 50, मुंबई में रहता है तो 50%, राइट, तो 50%, फिर एक्चुअल रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो आप जब डिडक्शन निकालोगे तो आपको जो आएगा आंसर एग्जेम्पशन के हटा के फिर आप वो लिख देना। ओके, फिर कन्वेंस फैसिलिटी पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि कन्वेंस फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप को एग्जेम्पशन मिलता है, बाकी को एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेबल लिखना है, क्योंकि ये क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो इसको क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन मिलता। ओके, ये गवर्नमेंट नहीं है तो इसलिए इसको टैक्सेबल नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट अरियर्स ऑफ सैलरी इजी है, प्रोफेशनल टैक्स आपको डिडक्शन करना है, माइनस करना है। फिर ही रिसीव 3,000 फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर बेस्ट वार्ड बॉय, ये आपको टैक्सेबल होगा क्योंकि ये गिफ्ट इन कैश है। गिफ्ट इन कैश आपको टैक्सेबल होता है। काइंड में आपको 5,000 से एग्जेम्प्ट, 5,000 के नीचे होगा तो एग्जेम्प्ट मिलता है, 5,000 के ऊपर होगा तो आपको टैक्सेबल होता है, राइट। फिर ही पेड 20,000, इधर तक आपका क्या हो जाएगा सैलरी इनकम आ जाएगा, ठीक है। सैलरी इनकम में सिर्फ और सिर्फ 3,000, सिर्फ और सिर्फ एक 2,500 आपको प्रोफेशनल टैक्स माइनस करना है, बाकी सब और हाउस रेंट अलाउंस आपको कैलकुलेट करना है, बाकी तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। उसके बाद में जब सैलरी इनकम आ जाएगी माइनस कर देना LIC टू पेंशन फंड 20,000, मैक्स कितना आपको 1,50,000 का मिलता है, इसमें तो सिर्फ 20,000 पे किया है तो आपको 20,000 मिल जाएगा, ठीक है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ही रिसीव 12,000 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम SBI, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप लिखोगे 12,000 माइनस अभी हम लोगों ने जो सम किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 2B, उसमें भी देखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स फ्रॉम SBI, इसमें भी ही रिसीव 12,000 फ्रॉम SBI, उसमें हम लोगों ने 10,000 माइनस किया, इसमें भी हम लोग को 10,000 माइनस करना है, तो आपको 12,000 माइनस एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 10,000, तो आपका टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो टोटल इनकम आप कैसे टैली करोगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर डिडक्शंस करना, ठीक है। तो डिडक्शंस कब करोगे आप, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद में करोगे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया, ठीक है, जो भी आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे लिखो, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज सिर्फ 2,000 इनकम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, फिर आप इसमें से डिडक्शंस माइनस करोगे, इसमें पहला डिडक्शन क्या है 20,000, उसके बाद में आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन माइनस करोगे और फिर आपको आ जाएगा नेट टोटल इनकम, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा 2018 का पेपर सॉल्व हो जाता है, ओके। तो अगर आपने टैक्स प्रॉपरली कंडीशन समझे तो आप पेपर इजीली कर लोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बिजनेस एंड प्रोफेशन मैंने नहीं सिखाया, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया और बिजनेस एंड प्रोफेशन स्किप कर लो, क्योंकि लास्ट डे और इतना आप पढ़ भी नहीं सकते हो, जितना आता है उतना ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो, जितना आता है उतने में, तो आप इजीली पेपर क्लियर कर लोगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है रेसिडेंट वाला प्रॉपरली करके जाना, क्योंकि आपको उसमें क्वेश्चन आएगा, हाउस प्रॉपर्टी कर लेना, कैपिटल गेन्स कर लेना, प्रॉपरली करके जाओगे तो आपको ये सब इजीली हो जाएगा, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रख लेना, एक बार मैंने जो नोट्स दिए हुए वो आप क्या बोलते हैं रेफर कर लो, क्योंकि वो पॉइंट्स के हिसाब से आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएंगे, ठीक है। उसमें कोई सम वम नहीं आता है, ओके। और बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, क्योंकि कोई सम में कोई पॉइंट में गलती हो गई हो, प्लीज़ मेरे को बता देना, क्योंकि टैक्स में कुछ आधा प्रोविजन इधर उधर हो ही जाता है, और मैं वैसे भी कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, तो मेरे से गलती हो सकती है। तो अगर हो जाए तो प्लीज़ मेरे को या तो कमेंट सेक्शन में या तो टेलीग्राम पे या पर्सनल में मेरे को मैसेज कर लेना कि इस पॉइंट पे गलती है, ये गलत है, प्लीज़ मेरे को बता देना, तो मैं आपको क्या बोलते हैं इसी तरह सब लोग को बता सकूँ और वो लोग गलती ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उसके बाद में अभी अगला वीडियो जो आएगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।